टेक्निकली एक्सपर्ट्स को या फंडामेंटली एक्सपर्ट्स को क्या क्या पसंद आ रहा है। पिक्स हो गए, अब हर्षदा के पास चला जाए और स्टॉक्स इन न्यूज का आगाज कर दिया जाए। सबसे पहले कुछ हद तक हमने डिस्कस कर लिया है स्टॉक, लेकिन डिटेल में समझ लेते हैं खबर क्या है। वेदांता के साथ शुरुआत कर रहा हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। तो जैसे आप लोग मेंशन कर ही रहे थे कि फॉक्सकॉन दरअसल अब वेदांता के साथ जो पार्टनर के तौर पर उभर कर आया था उस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए, वो निकल चुका है और वो पर्टिकुलर एंटिटी का नाम भी रिस्ट्रक्चर किया जाएगा अब। लेकिन कंपनी बेसिकली वेदांता कह रही है कि आपसी सहमति से पार्टनरशिप टूटी है। हालांकि अभी भी वेदांता अपने सेमीकंडक्टर सपने को बस्ते में नहीं डाल रहा है। वो एक फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस पर दरअसल दूसरे पार्टनर्स के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ कंपनी अब तैयारी कर रही है देश की पहली फाउंड्री दरअसल सेटअप करने के लिए ग्रेड 28 NM के लिए। याद रखिए, अब देखना होगा कि कंपनी किस तरह की कैपेसिटी लाइनअप करते हुए दिखाई देंगे, कौन वो नया पार्टनर आता हुआ दिखाई देगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरह का लेवरेज कंपनी के बैलेंस शीट्स पर आता हुआ दिखाई देगा, किस तरह का वो फंड रेज करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को फाइनेंस करने के लिए। तो ये वो फिलहाल अपडेट आता हुआ। भले ही फॉक्सकॉन निकल गया हो, लेकिन वेदांता अपने सेमीकंडक्टर ड्रीम्स को लेकर अभी भी फोकस्ड है। भाई देखते हैं किसके साथ बातचीत चल रही है, कौन वो पार्टनर होगा, क्या प्लान्स अब ये बनाते हैं। गौरांग सर, वेदांता पे आप लोग का हाउस कॉल क्या? अच्छे दिनों में मेरी याद नहीं आई थी, दिक्कतें आई तो मेरे लिस्टेड एंटिटी में धंधे को लेकर आ गए। शेयर होल्डर, मेरी मतलब शेयर होल्डर्स की याद आ गई। वेदांता में क्या करना चाहिए गौरांग सर? तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है एज अ डिस्क्लोजर बुनियादी तर्क के आधार पर आशीष। और ये कंपनी अभी एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है। इस खबर को लेकर के और थोड़ी बहुत दिक्कतों लेकर के शायद थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है छोटी से मध्यम अवधि तक, जब तक इसका निर्णायक तरीके से कुछ रास्ता नहीं निकल आता है। लेकिन अगर मैं एक समीकरण करूं तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास धैर्य है और समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है तो आपका निवेश है तो बने रखे, अगर नहीं है तो खरीदारी की आप सोच सकते हैं। यहाँ पर के लिए जिस तरह का डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट है पसंद आता है, खरीदारी करी जा सकती है। टेक्निकली कैसा प्लेस्ड? बहेती साहब, वेदांता। आशीष जी, टेक्निकली ओवरऑल थोड़ा प्रेशर में ही दिख रहा है। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि आज कल का जो एक पुल बैक था वो शायद आज फेल होता हुआ देखने मिलेगा और स्टॉक वापस 20 टेमा के नीचे स्लिप हो सकता है। तो शॉर्ट की सलाह है आज इंट्राडे में, अगर 20 टेमा के नीचे ब्रीच होता है जो कि 280 के नीचे अगर ये जाता है तो उसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है 282 का एक स्टॉप लॉस रखकर। मुझे लगता है कि शायद ये अपना लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड जो कि 275 है वहां तक के लेवल आज टच कर सकता है। ओके, चलिए ये बात होगी वेदांता की। हर्षदा के पास वापस चलते हैं और बाकी स्टॉक्स पर ध्यान रखते हैं। फिर हर्षदा, नेक्स्ट कौन सा? डिफेंस कंपनियां, और हम कल बात कर ही रहे थे मज़गांव जिस तरह से तेजी में था, करीब 10-11% के गेन्स पर ये जाकर टिका है। दरअसल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड अप्रूव कर रहा है 26 रफाल फाइटर्स भारतीय नौसेना के लिए एक्वायर करना, साथ ही साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जिसके लिए एक इनिशियल अप्रूवल मिल चुका था, वो दरअसल मज़गांव डॉक बनाती हुई दिखाई देगी। इसीलिए हमने देखा है मज़गांव का स्टॉक अच्छी खासी तेजी में है। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक 13 और 14 जुलाई को होने वाली है और वहां पर एक फाइनल अप्रूवल आता हुआ दिखाई देगा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले डीएसी ये अनाउंसमेंट या फिर अप्रूवल्स देता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए दोनों इनफैक्ट मज़गांव डॉक आप रेडार पर रखें और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की आगे और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस खबर की सुगबुगाहट दरअसल मार्केट में पिछले हफ्ते से है। अब वो डेट करीब आ रही है डीएसी की, तो स्टॉक में और एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। ठीक बात। तो दरअसल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, काउंसिल की मंजूरी अवेटेड है। काउंसिल वो है जिसको रक्षा मंत्री हेड करते हैं। 13 तारीख को वो फैसला होना है कि भाई रफेल और साथ में कुछ सबमरीन्स प्रोक्योर करेंगे। पीएम मोदी का दौरा 13 और 14 तारीख 2 दिन का है, जब फ्रांस जा रहे हैं और वहां पे शायद ये बड़ी बड़ी डील्स साइन होती हुई नजर आए। तो एक से हरी झंडी मिल गई है, काउंसिल की बैठक परसों लगी हुई है। पालविया साहब, मज़गांव डॉक
और साथ में HAL, आई एम श्योर टटोले होंगे स्टॉक्स आपने। किसी में खरीदारी करने का मन या जो होना था हो चुका? तो देखिए मजगांव डॉक तो कल काफी स्ट्रांग मोमेंटम था, ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे लॉक था डे एंड पे। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बने हुए हैं ये स्टॉक पे फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1530 1550 तक हमें लगता है अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 1420 के आसपास, और अगर ये होल्ड आउट होता है ये स्टॉप लॉस तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट 1500 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। HL में भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 3-4 सेशन से देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज के सेशन में ओपनिंग के बाद देखना होगा, अगर HL 3800 के ऊपर अगर ओपन होता है तो हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड इंट्राडे पे बनते हुए दिखेगा, और फिर वहां से 3860 3880 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो ओपनिंग के बाद 3800 को देखेंगे, अगर इसके ऊपर होता है तो यहाँ पे बाय का कॉल बन सकता है। ओके, रखिए डिफेंस स्टॉक्स को रडार पे, रखिए मजगांव डॉक को रडार पे। HAL जरूरी नहीं है, देखते हैं ऑफसेट पार्टनर कौन बनता है, तब वो HAL जरूरी नहीं है कि वो ऑफसेट पार्टनर बने इस बार या पहले बने। इसे सिर्फ वॉच पे, और मजगांव डॉक के लिए कहा जा रहा है भाई हरी झंडी है बोर्ड की तरफ से, काउंसिल देखते हैं क्या डिसाइड करता है। ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। एक और सेक्टर बचा है, वो केमिकल के रडार पे आ गया आज। केमिकल रडार पर है। आशीष, एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से बात की थी, तब उनकी चर्चा में उन्होंने मेंशन किया था कि यूरोप की कुछ कंपनियां दरअसल अपने आउटलुक को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर रख रही हैं। अब कुछ और कंपनियां यहां पर जुड़ गई हैं। 2 अपडेट्स आए हैं। यूएस की जो FMC है उन्होंने अपना Q2 का आउटलुक ड्रास्टिकली घटाया है, और साथ ही साथ कैलेंडर ईयर 23 के लिए भी उन्होंने आउटलुक में काफी कमी की है। तो Q2 के लिए वो कह रहे हैं गाइडेंस में 30% की कटौती लाया है, और 23 के लिए जो गाइडेंस है रेवेन्यू का 14% घटता हुआ, EBITDA में 48% तक का कट इन्होंने गाइडेंस में लिया है, और 23 के लिए करीब 12% तक का कट है। अब इन नंबर्स को समझे तो ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे $1.42 बिलियन से $1.48 बिलियन तक का Q2 का रेवेन्यू, जो $1 बिलियन तक सीमित कंपनी कर रही है। एडजस्टेड EBITDA $350 मिलियन से $370 मिलियन के आसपास का अनुमान था, यह अब 185 से 190 मिलियन की बात कर रहे हैं। तो वो ड्रास्टिक कट्स आए हैं। अब कट्स क्यों आए हैं? क्योंकि कई सारे चैनल पार्टनर्स दरअसल अपनी इन्वेंट्रीज को काफी कम कर रहे हैं, डी स्टॉक कर रहे हैं। FMC दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है। दूसरी तरफ जर्मनी की एक कंपनी है इवोनिक, और इन्होंने भी अपने पूरे साल का दरअसल आउटलुक जो है वो घटाया है। इवोनिक कहता है कि दरअसल इकोनॉमिक रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए इन्होंने अपने पूरे फुल ईयर आउटलुक को कम किया है। डिमांड काफी वीक है। इसका असर बाकी प्लेयर्स पर, भारतीय कंपनियों पर बनता दिखाई देगा, और ये पहली कंपनियां नहीं है, इससे पहले 1-2 और कंपनियों ने दरअसल अपना आउटलुक घटाया है। इसीलिए केमिकल स्टॉक्स पर थोड़ा सा प्रेशर कायम रह सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई